हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम। मैं एकदम बढ़िया हूं। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? हाँ जी। कैसी रही कल की क्लास बच्चों, फिजिक्स की क्लास? पहले तो मुझे ये बताओ, कल की जो क्लास हुई थी वो कैसी रही भैया? कल की क्लास जो हुई थी कैसन बा? ठीक बा? कैसी हुई कल की क्लास? नहीं दिख रही? अबे तुमको नहीं दिख रही, बाकी सब तो थे। हाँ जी, एक बार खोला। जरा एक बार मुझे बताइएगा, सर ने पूछा है, एक बार सर पूछ रहे थे। वेरी गुड सर, मस्त हुई थी सर, सब समझ में आ गया था सर। सर कल की फिजिक्स की क्लास की वीडियो नहीं मिल सकती है क्या? अरे बिल्कुल है बेटा वैष्णवी, आपके पास वीडियो है। कहां पर देखनी पड़ेगी इनको? कहां पर दिखती है? फ्री नीचे देखो ना, वहां पर फ्री क्लासेस में दिखेंगी। हाँ। सर 1 नंबरी, स्टूडेंट 10 नंबरी, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया था, बहुत ही बढ़िया, गुड क्लास। सर गए थे, हमें मिली नहीं, बहुत ही बढ़िया। सर कहाँ है कल की क्लास? वेरी गुड। इनको पता ही नहीं है कल की क्लास कहाँ है, बस इन्होंने स्पैम करना है। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, इसका एक ही काम होता है, क्लास स्टार्ट होती है बस ये यही कॉपी पेस्ट करे रखता है। कहां पर देखते हैं, कहां पर दिखती है, एक बार मेरे को बता दो। मेरे को एक काम करो, मेरे को दिखा दो, इनको ना फोन में दिखा देता हूँ। अरे रुको, इधर आओ, इधर आओ। ये क्लास नीचे, यहाँ पर गए, ये फिजिक्स है, लेटेस्ट क्लास में है ना। चलो इसमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? क्लास 12th। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉपर कर दूं तो एक बार चेक कर लूं, नीट ड्रॉपर, और ये ड्रॉपर मैंने कर दिया तो भी दिखेगी, देखना। लेटेस्ट क्लास में नहीं, हाँ दिख रही है ना। और ये कहां पर दिखेगी? बस नीचे ही दिख जाएगी ना। हाँ भैया, कैसे दिखेगी मैं बता देता हूं, देखो इधर देखो, आओ। जिनको दिखी नहीं है क्लास, एक बार जरा जूम करके इनको दिखा दोगे यहां से? देखिए भैया, तुमको अभी तो एप्लीकेशन में ये नहीं पता कि क्लास कहां दिखती है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बस 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 छोड़ दो, जल्दी से आ जाओ, फटाफट आ जाओ। एक बार एप्लीकेशन में दिखा देता हूं इनको। चलो जूम, बहुत बढ़िया। ये काला क्यों हो गया? चलो गोरा करते हैं इसको। ओके, खुशी गुप्ता पीछे वर्ड दिख रहा है, प्रांजल दिख रहा है, अंकित प्रजापति दिख रहा है, मोहम्मद अजीम दिख रहा है, ममता मेहरा दिख रहा है। सारे धुंधले हो गए, अब तुमको फोन दिख रहा है। इस फोन में जरा देखिएगा, मेरी उंगलियां दिख रही हैं, उंगलियों में नाखून दिख रहे हैं, 2 नाखून उंगलियों के बड़े हुए थोड़े से दिख रहे होंगे। फोकस तुम्हारा कहां पर होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए। जरा देखिएगा, ये तुमने अपनी एप्लीकेशन में गए, एप्लीकेशन में यहां जाकर तुम्हारी एप्लीकेशन में तुमने या तो क्लास 12th या नीट ड्रॉपर डाल रखा होगा, है ना। तो यहां पर चाहे तुम चेंज कर सकते हो, नीट ड्रॉपर या क्लास 12th कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहां पर ड्रॉपर डाल दिया। ड्रॉपर डालते ही एक तो तुम्हें तुम्हारा कोर्स दिखाई देता है ना। नीचे जब तुम जाओगे तो यहां पर लिखा होता है ऊपर फिजिक्स और साथ ही साथ बायोलॉजी। ऊपर लिखा होता है लेटेस्ट कोर्सेज। क्या लिखा होता है? लेटेस्ट कोर्सेज लिखा होता है। लेटेस्ट कोर्सेज में आपको फिजिक्स में क्लास दिखाई देगी, फिजिक्स में जो पढ़ाया वही आया, रुचि कटियार मैडम। फिजिक्स में जो पढ़ाया वही आया, फिर से वापस से, फिर आया पेपर, पता नहीं क्या लिखा हुआ था, फिर आया 2013 से 2024। फिर आपको एक सर दिखाई देंगे ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए, और वो ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए एक सर दिखाई देंगे। वापस से जरा जूम करना, और जूम करना, जूम।
अरे जूम भाई, बस अब जरा, ये एक मैडम दिखाई दे रही होंगी, फिर उसके बाद एक सर दिखाई देंगे, विद्युत धारा लिखा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें ये सर दिखाई दे रहे होंगे, ये हैं हिमांशु पंत सर, इन्होंने कल विद्युत धारा पढ़ाया था। ठीक है, अब बताओ, अब तुमको ये मैंने बता दिया है, बस भैया बस, ठीक है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स चला जाऊं, ठीक है, चलो एक सेकंड रुको बच्चों। सर आपने नया फोन ले लिया? हाँ बेटा। हो गया, ठीक है, रुको वो लगा देता हूं मैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। कल क्लास हुई थी इनकी, इसीलिए मैंने, सर ने मुझसे पूछा था कि एक बार भाई बच्चों से पूछ लेना सर कि कैसी लगी क्लास। आप में से आधे ज्यादा को तो पता ही नहीं होगा कल क्लास हुई है। क्या बात है, गजब के बच्चे। हाँ भाई सर ये बता दीजिए, अपने आप करेंगे अब, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए, वैसा बता दीजिए। जातियों की स्थिरता के बारे में किसने बताया था मेरे भाई? लेमार्क ने बताया था। ठीक है जी, चलो जी, आइए बेटा। जिन जिन ने क्लास लिए एक बार वो मेरे को बता दीजिए, क्योंकि मेरे को फोटो खींचकर सर को भेजनी है कि भैया कैसी लगी क्लास। देखो ये एक औपचारिकता है जो मेरे को करनी है, ये मेरा काम है जो सर को मुझे भेजना है। प्लीज जिन्होंने क्लास ली है वो बता दीजिए, ताकि मैं वो फोटो खींचकर आपके कमेंट भेजकर सर को बता दूं, और फिर सर जो है वो डिसाइड करेंगे कि अगली क्लास कब लेनी है। जरा एक बार ये फोटो वोटो खींच देना यार। हाँ जी, ऊपर 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 जाना, ऊपर जाना, बस यहां से ये फोटो खींच दो एक बार। थोड़ा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी रिफ्रेश कर दो जल्दी से। ओके, सो बेटा चैप्टर है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। नया चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये चैप्टर मैंने आरंभ 2 जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास है उसमें भी करा दिया है, ये मैंने यूट्यूब पे भी करा दिया है। अब बारी है आपकी, है ना। तो मैं 2 जगह करा चुका हूं, और ऐसा नहीं कि पुराना कराया है, नया ही कराया है। आप चाहें तो उसमें से भी दे सकते हैं, वन शॉट में देखना है तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, दोनों जगह देख सकते हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ने वाले हैं सर ये वाला चैप्टर जिसका नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और ये चैप्टर हम पढ़ेंगे इसकी एनसीईआरटी। ये चैप्टर जो है आपके 10 भागों में बांटा गया है, 10 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, प्रारंभिक प्रयोग क्या है, प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन से वर्णक भाग लेते हैं, प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एटीपी एनएडीपीएच कहां पर उपयोग में होते हैं, अंधकार अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश श्वसन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए तो मैंने आज और कल की क्लास में लगभग एक 2.5 घंटे की क्लास थी, 2.5 तो नहीं, लगभग शायद 2.5 घंटे की क्लास थी, 2 घंटे 15 या 12 मिनट की होगी, और एक आज की क्लास थी। इन दोनों क्लासेस में मैंने ये सारे के सारे सारी की सारी चीजें पढ़ा दी हैं। ठीक है, आपका मन हो वहां से देख सकते हैं, आपका मन हो यहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वो बच्चे जो सिलेबस पूछ रहे थे, जरा उनको सिलेबस भी बता देता हूं। जरा एक बार फिजिक्स का सिलेबस नोट डाउन कर लेंगे पार्ट टेस्ट का, फिर केमिस्ट्री के पार्ट टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, फिर बायो के पार्ट टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। ये पार्ट टेस्ट सबसे पहला जो होएगा वो होएगा हमारा 9 मार्च को होएगा। फिजिक्स का सिलेबस जरा जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। सर ये तो आपने बता दिया है। हाँ जी, हाँ जी, लीफ रह गया था यार, मेरे तो दिमाग से उतर गया। अरे बाबा, लीफ रह गई थी। शिट,
मेरे दिमाग से उतर गया। मैं इतना मेरे ऊपर बर्डन है ना, मैं बता नहीं सकता हूं तुमको। पहले YouTube पर क्लास लो, फिर क्लास रिकॉर्ड करो, फिर ये वाली क्लास लो, फिर पेपर बनाओ, फिर होमवर्क दो, फिर उसके साथ हो। अरे बाबा कहाँ जाऊं मैं, ओवरलोडेड हो चुका हूं बहुत ज्यादा। चलो 9 मार्च को ये आपका एक बार पहले सिलेबस डाउनलोड करेंगे, मतलब सिलेबस मैंने स्लाइड में आ जाएगा, आज की स्लाइड में आ जाएगा आपके पास में। आज की स्लाइड जो है वहां से ये सिलेबस आ जाएगा, पार्ट 1, ठीक है, 9 मार्च को फिजिक्स का। फिर उसके बाद जो है पार्ट 2, यानी पार्ट 2 जो है फिजिक्स का सिलेबस 16 मार्च को जो होने वाला है, उसमें 6 चैप्टर हैं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, परमाणु, नाभिका प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा द्रव तरंगे, अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की। ये होएगा हमारा सेकंड यूनिट टेस्ट या सेकंड पार्ट टेस्ट होएगा। थर्ड पार्ट टेस्ट जो होएगा वो होएगा 23 मार्च को, मूलभूत गणित। ये सारे चैप्टर्स दे रखे, ये आई थिंक 11th क्लास का होएगा। फिर होएगा 30 मार्च को ये वाला। यानी देखो मोटे मोटे तौर पर जहां तक मुझे आइडिया आ रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि 12th का स्टार्टिंग का पोर्शन हो जाएगा ये वाला। ऐसा ही है क्या, एक बार मुझे बता दीजिएगा। ये 12th का स्टार्टिंग का पोर्शन होएगा, ये 12th का बाद वाला पोर्शन होएगा, 2 पार्ट में। ये 11th का स्टार्टिंग का पोर्शन होएगा, फिर ये 11th का बाद वाला पोर्शन होएगा। ऐसा ही लग रहा है मेरे को। हाँ जी ऐसा ही है ना, हाँ तो बहुत सही है ये तो। सेम टू सेम बायो में, आई थिंक केमिस्ट्री में मुझे आइडिया नहीं है, बायो में भी सेम टू सेम है। बायो में कौन सी कंडीशन है सर, बायो में जो पार्ट टेस्ट 1 है उसमें स्टार्टिंग के 12th के चैप्टर, पार्ट टेस्ट 2 जो है उसमें रिमेनिंग चैप्टर, पार्ट टेस्ट 3 जो है उसमें 11th में जो चैप्टर है वो थोड़ा सा इस तरीके से दिए हैं मैंने। कोशिका, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, जैवणु, प्राणी जगत, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, श्वसन यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी। और फिर उसके बाद जो पार्ट टेस्ट 4 जो है उस जो 30 मार्च को है, उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर है जीव, जीव जगत, वर्गीकरण, वनस्पति जगत, ये पूरा का पूरा। ये पारितंत्र कहां से आ गया, भोंदूलाल ने पारितंत्र क्यों डाल दिया यहां पर। पुष्पीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण, और यहां पर जो 7वां जो होएगा वो क्या होएगा हमारा, उच्च पादपों में श्वसन। देख के काम नहीं करते हैं बताओ ये, पादपों में श्वसन। और यहां पर कहीं यहां तो नहीं कर दिया पादपों में श्वसन उसने, ये कौन सा था, पारितंत्र वाला था, कहीं इधर तो नहीं कर दिया इसने। भोंदूलाल है यार, एक नंबर। नहीं पारितंत्र यहां पर ठीक है, यहां पर एक चैप्टर उसने गलत लिख दिया था बनाने वाले ने, स्लाइड बनाने। पादपों में श्वसन होएगा, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि परिवर्धन, ये बायो का सिलेबस हो जाएगा। हाँ जी स्लाइड में ऐड रहेगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री पर आते हैं। केमिस्ट्री का जो पार्ट टेस्ट 1 है उसका सिलेबस आपको दिख रहा है, सेकंड का आपको दिख रहा है, थर्ड का आपको दिख रहा है, फोर्थ का आपको दिख रहा है। देखना है तो आराम से देख लीजिए, उसके बाद वैसे तो ये स्लाइड में आ जाएगा। जरा इसको क्लास से बाहर निकाल देना इसको, ये लिटिल नाम से जो है 3755000662 क्यों नहीं पढ़ा रहे, ये सर को पता होगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है लगातार स्पैम करेगा, मैं क्लास से बाहर और निकाल दूंगा तेरे को। उन्होंने मना कर दिया कि तुम भोंदुओं को नहीं पढ़ा रहा मैं। ठीक, ये सिलेबस है पार्ट टेस्ट का। उसके बाद में जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। फुल सिलेबस टेस्ट में मैंने आपको चीज ऑलरेडी समझा दी है कि टोटल 5 सिलेबस फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। ठीक है डन। तो वो बालक जो मेरे पास फोन नंबर पता नहीं कहां से डिस्क्लोज हो रहे हैं, कौन किसको दे रहा है, मैसेज मत किया करो कि मेरे को फोन पे अलग से सिलेबस दे दूं। क्लास लिया करो, क्लास में सिलेबस बता दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए जी आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैप्टर की, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की। सभी प्राणी यहां तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर होता है। जितने भी, हाँ जी सर ये स्लाइड में रहेंगे, हाँ बेटा स्लाइड में रहेंगे। जितने भी प्राणी हैं, इनफैक्ट ह्यूमंस भी हैं, वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है सर, प्लांट्स पर निर्भर है, क्योंकि प्लांट्स भोजन बनाते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपने आहार कहां से प्राप्त करते हैं? आपने सोचा है कि प्लांट्स अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं। वास्तव में तुमको पता है कि पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर रहते हैं, तथा दूसरे जीव जो हैं वो पौधों पर निर्भर रहते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण और संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। हरे पौधे जो है पता है अपना भोजन कैसे बनाते हैं? एक प्रक्रिया से जिसका नाम प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है जी, डन। चलो, अरे यार मैं बार बार भूल रहा हूं दोस्त, लीफ करानी थी, लीफ करानी थी, लीफ करानी थी। मैं यहां पर आ गया था, लीफ करानी थी, लीफ करानी थी, लीफ करानी थी, लीफ करानी थी। पहले एक बार लीफ करा देता हूं, फिर उसके बाद में एक बार लीफ करा देता हूं, फिर उसके बाद में ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीफ जो थी वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, वो टॉपिक रह गया था लीफ वाला। लीफ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है समद्विपार्श्विक और एक होती है पृष्ठाधार। एक होती है पृष्ठाधार पत्ती और एक होती है समद्विपार्श्विक पत्ती। इसको हम बोलते हैं आइसो बाइलेटरल और इसको हम बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल। ये ज्यादातर डाइकॉट्स में पाई जाती हैं। ये ज्यादातर किस में पाई जाती है? मेनली मोनोकॉट्स में मिलती हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस की हम बात करेंगे। देखिए, पृष्ठाधार जो होती है वो तने के समकोण होती है, तने के समकोण होती है, या तो तने के परपेंडिकुलर होती है, ऐसे लिख देता हूं। और ये जो होती है तने के पैरेलल होती है। तने की जो अक्ष जो होती है तने के पैरेलल होती है। मतलब सर, अगर ये तना है तो इस तने के नोड से जो पत्ती निकलेगी, तने के नोड से जो पत्ती निकलेगी वो इस तने के क्या है सर? इस तरीके से पैरेलली मिल रही है। जबकि पृष्ठाधार पत्ती जो होगी वो कैसी होगी सर? इस तरीके से। तने की अक्ष ऐसी है तो ये ऐसी है, ये अगर ऐसी है तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो एक होती है हमारी कौन सी? आइसोबाइलेटरल, जिसको हमने बोला है समद्विपार्श्विक, और एक है हमारी पृष्ठाधार पत्ती जो इस तरीके से, इसका एक पृष्ठ भाग है और एक अधर भाग है। ठीक है जी, यहां तक की बात। अब आप मुझे बताइएगा, इस वाली पत्ती पर सूर्य का प्रकाश, ये वाली जो पत्ती जो होगी इस पर सूर्य का प्रकाश जो होगा, ये सोचो ये एक पत्ती है, यहां पर सूर्य है, सूर्य यहां से यहां आएगा तो यहां पर जितना प्रकाश, जब ये सूर्य यहां से आएगा तो यहां पर भी इतना प्रकाश, यानी दोनों सरफेस पर बराबर मात्रा में क्या मिल रहा है सर? प्रकाश। लेकिन एक पत्ती ऐसी है, इसमें प्रकाश इस सतह पर क्या होएगा? ज्यादा होएगा, और इस सतह पर क्या होएगा सर? कम होएगा। इतनी सी बात। तो ये जो दो प्रकार की पत्ती हैं, जिसमें एक इस तरीके से मिल रही है और एक इस तरीके से मिल रही है, जो इस तरीके से मिल रही है वो है हमारी ये पृष्ठाधार और ये हमारी समद्विपार्श्विक। और सम का मतलब ही क्या होता है? समान। द्वि का मतलब दो, और पार्श्विक मतलब पार्श्व क्षेत्र। ये एक पत्ती है जिसके ये दोनों सतह क्या कहलाएंगी? पार्श्व सतह कहलाएंगी। और दोनों पार्श्व सतह, द्वि मतलब दोनों पार्श्व सतह कैसी होंगी? समान होंगी, सेम होगी। उनके शारीरिकी जो होगी, उनकी एनाटमी जो होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। जबकि इस प्रकार से जो पत्ती जो होगी, जिसमें पृष्ठ सतह और अधर सतह जो होगी, इनकी इंटरनल स्टडी करेंगे तो कैसी मिलेगी सर? डिफरेंट मिलेगी। अब क्या डिफरेंस मिलता है? आइएगा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं सर? पृष्ठाधार पत्ती की। तो पृष्ठाधार पत्ती जो होती है, पृष्ठाधार पत्ती जो होती है, उस पृष्ठाधार पत्ती के अंदर अगर हम देखें तो पृष्ठाधार पत्ती में आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो कौन सी होगी दोस्त? सर आउटर मोस्ट लेयर तो हमारी कौन सी होगी सर? एपिडर्मिस होगी, बाह्य त्वचा होगी। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी सर? बाह्य त्वचा होगी। हाँ जी, कौन सी होगी? बाह्य त्वचा होगी। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है सर? बाह्य त्वचा है। कौन होगी? बाह्य त्वचा। अब आप मुझे बताइएगा, इस बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाएंगे? जल्दी से, क्या
क्या बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाएंगे? देखो जो क्लास में बैठे वो जवाब दीजिए, बाकी जिनको टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं सच्ची बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। आपके पास लाइव, जरूरी नहीं है कि आप लाइव लेक्चर ही लो तो ही समझ में आएगा, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसमें भी ये पढ़ा चुका हूं। वहां से पढ़कर 2 मिनट में खत्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो थोड़ा सा स्मार्टनेस होगी, बाकी आपको नहीं, हाँ हमको लाइव में समझ में आता है तो लाइव में लीजिए। पृष्ठाधार पत्ती जो होगी, उस पृष्ठाधार पत्ती में ये पृष्ठ सतह, ये अधर सतह है। जरा सोचिए, क्या यहां पर रंध्र होंगे? क्या यहां पर रंध्र होंगे? यस सर, रंध्र होंगे। अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर रंध्र ज्यादा होंगे कि यहां पर रंध्र ज्यादा होंगे? सर निचली सतह जो होगी यहां पर रंध्र क्या होंगे सर? ज्यादा होंगे। ऊपरी सतह पर रंध्र या तो होंगे नहीं और होंगे तो बहुत कम होंगे, या तो होंगे ही नहीं और होंगे तो बहुत ही कम होंगे। क्यों सर? क्योंकि मेरे भाई यहां पर डायरेक्टली प्रकाश पड़ रहा है, और अगर यहां पर सीधा प्रकाश पड़ रहा है, यहां प्रकाश नहीं पड़ रहा है, सीधा प्रकाश पड़ेगा तो जरा सोच, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो जाएगा। इमेजिन कर अगर यहां पर ज्यादा रंध्र होते, सारा का सारा पानी निकल जाता। हाँ सर, तो हमें तो पानी को निकलने से क्या करना है सर? बचाना है। तो यहां पर रंध्र जो होंगे वो संख्या में क्या होंगे? बहुत कम होंगे, 1-2 रंध्र होंगे या होंगे भी नहीं। साथ ही साथ ऊपर क्या पाई जाएगी? एक मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी सर? मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? मोटी सी क्यूटिकल पाई जाएगी। जबकि नीचे जो है वो पतली क्यूटिकल पाई जा रही है। नीचे क्या पाई जा रही है सर? पतली क्यूटिकल पाई जा रही है, और नीचे की तरफ रंध्रों की संख्या भी क्या होगी सर? ज्यादा होगी। नीचे की तरफ रंध्रों की संख्या क्या होगी? अब सर रंध्र नीचे क्यों ज्यादा? अरे बेटा, बिना रंध्र के तो जल नहीं खींच सकते। ये मैंने आपको बताया था कि वाष्पोत्सर्जन जरूरी भी है लेकिन एक नेगेटिव प्रक्रिया है। तो रंध्र तो होंगे गैसेस के एक्सचेंज के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, लेकिन ऊपर कम होंगे या होंगे नहीं, नीचे ज्यादा होंगे। ये है सबसे पहली स्ट्रक्चर, ये है सबसे पहली बात जो मैंने आपको पृष्ठाधार पत्ती में बता दी है। डन, इतनी सी बात समझ में आई कि पृष्ठाधार पत्ती में जो पृष्ठ भाग जो होता है, उस पृष्ठ भाग में रंध्रों की संख्या क्या होती है सर? कम होती है, और क्यूटिकल मोटी होती है। अधर भाग जो होता है, उस अधर भाग में रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है और क्यूटिकल पतली होती है। अब अंदर जरा सोचिए, अंदर कौन पाया जाएगा सर? अंदर मिलेगा, अंदर कौन है? ये मध्य शिरा है। मध्य शिरा से क्या निकलती है सर? मध्य शिरा से निकलती है हमारी क्या? जाइलम फ्लोएम। अब आप मुझे बताइए, बचा हुआ भरण ऊतक तंत्र कौन बना रहा है? महिमा। एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करोगे, इससे आप ही पगलेट साबित होएंगे। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां पर फटाफट मुझे बताइएगा। मतलब इतने भोंदूलाल है ना तुम लोग, इतने भोंदूलाल हो, तुमको 10 बार एक चीज बताई जाती है तब तुम्हारी बुद्धि में। हमको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, तो फिर क्यों पढ़ने आए थे? फिर तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? बंद कर दो। तुमको बस एक चीज आती है, कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, है ना? और कुछ नहीं आता तुमको। यस, कौन पाई जाएंगी सर? यहां पर पर्ण मध्योतक कोशिका पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? पर्ण मध्योतक कोशिका पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? पर्ण। सर आपने बोला था कि इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ाओगे, क्या है ये? पढ़ा रहा हूं ना, थोड़ा पेशेंस रख सकती हो तुम, हैं? पता नहीं आजकल के जो जनरेशन आ रही है ना, इस जनरेशन में मतलब जो बच्चे जो है, इनके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी। टीचर को कुछ समझना नहीं, पेशेंस रखना नहीं, और फिर चिल्लाएंगे हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, हमारे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते, हमको ये चीज समझ में क्यों नहीं आती। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है दोस्त। चलिए जी, यहां पर क्या पाई जाएंगी? पर्ण मध्योतक कोशिका पाई जाएंगी, और वो पर्ण मध्योतक कोशिका जो है ऊपरी सतह की तरफ और निचली सतह की तरफ किस तरीके से पाई जा रही है वो देखिएगा। ऊपरी सतह की तरफ इस तरीके से स्तंभ के रूप में पाई जा रही है। किस रूप में पाई जा रही है? स्तंभ के रूप में पाई जा रही है, स्तंभाकार मिल रही है, इस तरीके से स्तंभ के रूप में पाई जा रही है। किस रूप में पाई जा रही है? स्तंभ के रूप में पाई जा रही है। लेकिन निचली सतह की तरफ किस रूप में पाई जा रही है सर? अंडाकार या गोलाकार आकृति में पाई जा रही है। अब जरा सोचिए, ये जो नीचे की तरफ जो मीजोफिल पाई जा रही है
वो स्तंभाकार या गोलाकार पाई जा रही है। इनको हम बोलते हैं स्पंजी। क्या बोलते हैं? स्पंजी बोलते हैं। स्पंजी क्यों बोल रहे हैं? हाँ जी, यस डॉक्टर गर्ल, कर सकते हो। इनको हम बोल रहे हैं स्पंजी। स्पंजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पंज जो होती है उसके बीच में क्या पाए जाते हैं? एयर पाई जाती है। यहां पर इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है, लेकिन इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश है। अब आप जरा सोचिए, यहां पर अंतर कोशिकीय अवकाशों में एयर भरी पड़ी है, ये एयर कहां से आ गई? अरे इस रंध्रों से एयर आएगी या नहीं आएगी? तो रंध्र अगर नीचे मिलेंगे तो एयर यहां पर आएगी, एयर यहां पर आएंगी तो कोशिकाओं के बीच में गैप होएगा, कोशिकाओं के बीच में गैप होएगा तो ये कोशिका स्पंज के जैसी होंगी। तो ये होती है हमारी स्पंजी पैरेन्काइमा, ये स्पंजी मीजोफिल सेल होती है। और ये जो होती है इसको हम पैलिसेड या स्तंभाकार मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। तो इंटरनल जो होती है, इंटरनली पृष्ठाधार पत्ती जो होती है, उसमें दो प्रकार की मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं, एक अभ्यक्ष और एक अपाक्ष। दो सतह आपको याद आ रही होंगी, एक अपाक्ष सतह होती है, एक अभ्यक्ष सतह होती है, एक पृष्ठ सतह है, एक अधर सतह है। तो यहां पर जो मिलेगी वो कैसी होंगी? स्तंभाकार होंगी, और नीचे की तरफ जो मिलेंगी वो कैसी होंगी? स्पंजी होंगी। इतनी सी बात समझनी थी। अब आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे, फटाफट मुझे बताएंगे, पत्ती पढ़नी थी ना, पत्ती में क्या था? सर बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र में आ गई बाह्य त्वचा, जिसमें इस पत्ती में ऊपर वाली जो बाह्य त्वचा, उस बाह्य त्वचा में रंध्र या तो है नहीं, और है तो बहुत कम है। क्यूटिकल आ गई, क्यूटिकल आ गई, रोमपोम मिलेंगे नहीं। नीचे वाली जो होएगी इसमें रंध्र बहुत सारे, क्यूटिकल पतली सी। निचली सतह पर प्रकाश नहीं पड़ रहा, ऊपरी सतह पर प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश पड़ रहा है तो इसलिए रंध्र कम थे, नीचे नहीं पड़ रहा तो अच्छी बात है, यहां से हम गैसेस का एक्सचेंज कर लेंगे और वाष्पोत्सर्जन कर लेंगे। ठीक है जनाब। नेक्स्ट, अंदर कौन होंगे सर? जाइलम फ्लो में होंगे। किस में होंगे? मध्य शिरा में होंगे। बाकी बचा इंटरनल स्टडी में हमने क्या देखा? यहां पर जो मीजोफिल सेल्स जो है यहां पर स्तंभ के रूप में पाई जा रही है और यहां पर स्पंज के रूप में पाई जा रही है। ये इंटरनल स्टडी करी थी। अब आप मुझे बताएंगे संवहन बंडल यहां पर कैसे होंगे, संवहन ऊतक यहां पर कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे संवहन ऊतक? जल्दी से मुझे बताइएगा, संवहन ऊतक यहां पर किस प्रकार के होंगे? जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताएंगे। संयुक्त होंगे कि अरीय होंगे? जल्दी बताएंगे, संयुक्त होंगे कि अरीय होंगे? संयुक्त होंगे कि अरीय होंगे? वेल्डन जे चौधरी, बहुत ही बढ़िया। संयुक्त होंगे कि अरीय होंगे? संयुक्त होंगे कि अरीय होंगे? वेल्डन कमलेश, वेल्डन आंचल। और कैसे होंगे सर? संयुक्त होंगे। किस प्रकार के होंगे? संयुक्त होंगे। किस प्रकार के होंगे? संयुक्त होंगे, संयुक्त होंगे। जितने भी बच्चे हैं जो ग्रुप में ऐड है, व्हाट्सएप के ग्रुप में, इस क्लास को अभी बंद करेंगे, फटाफट अपने नेक्स्ट सिलेबस की, नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करेंगे। जितने भी बच्चे ग्रुप में एडेड हैं, अपने पेपर की तैयारी करिए, इस क्लास को बंद करिए। मुझे देखना या क्लास यहां पर ये चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास आरंभ 2 में दी हुई हैं, आपके पास एक्सेस है। आपको ये वाला चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस वाला ऑलरेडी करा चुका हूं यूट्यूब पर, अगर आप देख लेंगे, आरंभ 2 देख लेंगे, आपका कवर हो जाएगा। अपने टेस्ट की तैयारी करिए, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, संयुक्त होंगी कि कैसी होंगी? सर संयुक्त होंगी। जल्दी से मुझे बताएंगे, संवहन बंडल कैसे संयुक्त हैं? बंद हैं कि खुले हैं? सर कैसे होंगे? बंद होंगे। बंद क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर भैया द्वितीय वृद्धि नहीं होती है। क्या नहीं होती? द्वितीय वृद्धि नहीं होती। तो कैसे होते हैं सर? संयुक्त होते हैं, बंद होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? संयुक्त होते हैं, बंद होते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से सोचिए, यहां पर जाइलम जो है वो कैसा है? जाइलम जो है वो कैसा है? जाइलम जो है वो किस प्रकार का है? बाह्य आदि दारू था कि अंत्य आदि दारू था? ये मुझे बताएंगे। बोलो, बाह्य आदि दारू था कि अंत्य आदि दारू था? पत्तियों के अंदर कैसा था बेटा? लीफ के अंदर किस प्रकार से होता है? बाह्य आदि दारू के अंत्य आदि दारू? वेल्डन आस्था प्रजापति, वेल्डन अफजल खान। अफजल खान ने बोला सर अंत्य आदि दारू, आस्था प्रजापति ने बोला अंत्य आदि दारू, है ना। और बाह्य आदि दारू कौन बोल रही है? खुशी गुप्ता कह रही है बाह्य आदि दारू। वेरी गुड। और सर मैं ऐड नहीं हूं तो नंबर नहीं आए होंगे, तो कैसे ऐड होएगा अंकुश तिवारी जी? हाँ जी, अभिनव शर्मा कह रहा है बाह्य आदि दारू।
कैसा था? अंत्य आदि दारू कंडीशन थी। किस प्रकार की कंडीशन थी? अंत्य आदि दारू। अगर अंत्य आदि दारू यानी आदि दारू अगर अंदर की तरफ है तो अनुदारू बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ बल लग रहा था, बाहर की तरफ बल लग रहा है, तो अपकेंद्री कंडीशन थी। सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन थी। सर ऐसी चीज तो हमने किसमें देखी थी? सर ऐसी चीज तो हमने किसमें देखी थी? सर लीफ में देखी थी। ऐसी चीज हमने किसमें देखी थी? सर रूट में देखी थी। खत्म, बस इतनी सी बात थी, समझना था। अब ये कौन है? पृष्ठाधार पत्ती। दूसरी पत्ती जो होगी समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक पत्ती में सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज, इसकी दोनों सतह पर, दोनों बाह्य त्वचा पर, दोनों बाह्य त्वचा जो होंगी, क्या उसमें रंध्रों की संख्या डिफरेंट होगी कि सेम होगी? सर दोनों बाह्य त्वचा पर रंध्रों की संख्या जो होगी वो कैसी होगी? सर सेम होगी। रंध्रों की संख्या कैसी होगी? सेम होगी। रंध्रों की संख्या क्या होगी? सेम होगी। इसकी यहां पर रंध्रों की संख्या डिफरेंट थी। पृष्ठ सतह पर कम थी, अधर सतह पर क्या थी? ज्यादा थी। यहां पर कैसी होगी? सेम होगी। यहां पर जो मीजोफिल सेल्स जो पाई जा रही थी, यहां पर मीजोफिल सेल्स जो पाई जा रही थी वो दो प्रकार की थी। एक थी स्पंजी पैरेन्काइमा या स्पंजी मृदुतक या स्पंजी आपकी मीजोफिल, और एक थी आपकी स्तंभाकार। यहां पर दो प्रकार की नहीं होंगी मीजोफिल सेल। यहां पर मीजोफिल सेल्स जो होंगी वो दो प्रकार की नहीं होंगी, वो एक ही प्रकार की होंगी। क्यों सर? अरे आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना यार। दो प्रकार की पत्ती है, एक इस प्रकार की पत्ती है, एक इस प्रकार की पत्ती है। इस प्रकार की पत्ती पर इतना प्रकाश जितना यहां पर मिलेगा, यहां पर भी उतना मिलेगा। तो यहां पर जो इंटरनल भाग होएगा और यहां का जो इंटरनल भाग होएगा दोनों सतह का सेम होएगा। तो क्या यहां पर स्पंजी और स्तंभाकार मिलेंगी? नहीं, सारी की सारी कैसी होंगी? आपकी कैसी होंगी? या तो अंडाकार या गोलाकार प्रकार की क्या होंगी? यहां पर मीजोफिल सेल्स होंगी, एक ही प्रकार की होंगी। यहां पर रंध्रों की संख्या समान होएगी, क्यूटिकल की मोटाई समान होएगी। खत्म। इतनी सी थी ये दो प्रकार की लीफ, इतना सा था, बस इतना सा था। कुछ था नहीं इसमें ऐसा जो समझ में ना आता। हाँ, थोड़ी सी समझदारी अगर दिखाते, मैं आपकी जगह होता ना तो थोड़ा सा समझदारी दिखाता। क्या कि जरूरी नहीं है, देखो मेरे पास, अगर मेरे पास दोनों बैच का एक्सेस है, कि मेरे पास लाइव क्लास का भी एक्सेस है, मेरे पास रिकॉर्डेड क्लास का भी एक्सेस है। मेरा एक टॉपिक छूट गया था उस दिन, मेरे को याद नहीं आया, लीफ रह गया था, मैं फटाफट जाता रिकॉर्डेड बैच में इस चैप्टर में लीफ पढ़ता, लीफ पढ़कर अपने नोट्स बनाता, पढ़कर आगे बढ़ लेता। इतना मैं दिमाग लगाकर अपना फटाफट कोर्स खत्म करने की कोशिश करता। तो इसीलिए आपको रिकॉर्डेड बैच इसलिए दिया था ताकि जान पूछकर, थोड़ा पता है मैंने ये चीज बताई भी थी आपको कि जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं उन रिकॉर्डेड बैचेस में हम प्लांट फिजियोलॉजी पहले कर रहे हैं, यानी बॉटनी का पोर्शन पहले कर रहे हैं। आपके बैच में मैंने जूलॉजी का पोर्शन पहले कराया था, ये सोचकर कि जूलॉजी हो जाएगी तो उस बैच से आप बॉटनी कवर कर लोगे, बॉटनी हो जाएगी तो वहां से जूलॉजी कवर कर लोगे। तो ये था एम कि भैया एक ही चीज को दो बार पढ़ाना पड़ेगा, उससे बेटर है कि आप एक ही चीज को दोनों जगह से कवर कर सकते हो। बट इट्स कोई बात नहीं, यहां पर मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा है कौन सा, फोटोसिंथेसिस वाला, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में मैंने ये भी आपको उस बैच में भी पढ़ा दिया, यूट्यूब पर भी करा दिया, दो पार्ट में करा दिया। अब आप जरा यहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। इतना सफिशिएंट होगा कि इससे भी पेट नहीं भरेगा, मेरे को ये बता देना। इतना सफिशिएंट होगा कि इससे भी पेट नहीं भरेगा, इतना तो सफिशिएंट होएगा, इतना सफिशिएंट होएगा। यहां तक की बात तो सफिशिएंट होएगी ना। चलो जी, यहां तक की बात सफिशिएंट होएगी, आगे बढ़ते बेटा यहां पर। तो यहां से यहां तक हमने क्या पढ़ा कि भैया जितने भी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो डायरेक्टली अपना खाना नहीं बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। इसीलिए दूसरे जीव जो है उन पर निर्भर होते हैं। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। अतः वह स्वयपोषी होते हैं। कौन स्वयपोषी होते हैं? प्लांट स्वयपोषी होते हैं।
आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। मतलब ये लाइनें पढ़ते हुए मेरे को ऐसे लग रहा है कि यहां पर ये चीज समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। इतना समझ में आ रहा है कि पौधे जो है स्वपोषी अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो दूसरे जीव जो उन पर निर्भर है वो क्या कहलाएंगे सर? विषमपोषी कहलाएंगे। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, याद रखना, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन? प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करने के लिए प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्या सर? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कैसी होती है? भौतिक रासायनिक। भौतिक क्यों बोला? आप लाइट को फील कर पा रहे हो? अब जरा सोचो, मैं यहां पर लाइट बंद कर दूं, नहीं होगी फील। ऑन कर दूं, लाइट फील कर पा रहे हो? हाँ। तो लाइट जो है क्या वो एक फिजिकल एंटिटी है? हाँ सर। और आप उस लाइट की प्रेजेंस में रासायनिक परिवर्तन करने वाले हो, कार्बन डाइऑक्साइड जल को यूज में लेकर ग्लूकोज बनाओगे। तो क्या फोटोसिंथेसिस एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है? हाँ सर। जिसमें आप क्या करते हो सर? प्रकाश कौन है सर? ऊर्जा। उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए आप किसका निर्माण करोगे सर? ग्लूकोज का। ग्लूकोज कौन है सर? कार्बनिक पदार्थ। खत्म खल्लास। यस खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्त। जिन्होंने ये चैप्टर YouTube पर पढ़ लिया, जिन्होंने ये चैप्टर और जल्दी कवर करना है, आप बिल्कुल जल्दी से जाकर कवर कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सकता है। अब अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबको खाना चाहिए। हाँ, और सबको अगर खाना चाहिए तो जो खुद खाना बना रहे हैं वो तो प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और जो खुद खाना नहीं बना सकते, जैसे हमारे शरीर के अंदर खाना नहीं बनता लेकिन हम प्लांट से तो ले रहे हैं ना, तो प्लांट कौन सी ऊर्जा ले रहे हैं? प्रकाशीय ऊर्जा। तो हम क्या प्रकाशीय ऊर्जा डायरेक्टली ले रहे हैं? नहीं सर, इनडायरेक्टली तो ले ही रहे हैं। कैसे सर? अरे प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाया पादपों ने और तूने वो भोजन ले लिया, तो कहीं ना कहीं तू भी सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे किस पर निर्भर हैं? सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। क्या बताऊं इसमें? बताओ कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं? सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, और यही मेन आधार है। ये शिवानी, प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के लिए दो कारण है। क्या? यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है। इस पृथ्वी पर जितने भी फूड मटेरियल बनाए जा रहे हैं उसका मेन स्रोत कौन है सर? प्रकाश संश्लेषण। तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम खत्म हो जाएंगे, सभी जीव खत्म हो जाएंगे। कौन से? वायवीय। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? मर जाएंगे, और क्या होगा? सीधी सी बात है। आपने कभी सोचा है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि हम वायवीय जीव हैं, हमें श्वसन करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषण की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कैसे प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम रसायनों का निर्माण करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। जरा जल्दी से मुझे बताओ, ये लाइन आपको समझ में आ गई है? यहां तक की बातें क्लियर है? ये तो अभी पहली स्लाइड है दोस्त, अभी बहुत सारी स्लाइडें हैं। यहां तक की बात। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या जानते हैं? आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल जो एक हरा वर्णक होता है, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। सर कैसे पता लगेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये उपयोगी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी है, प्रकाश उपयोगी है, वर्णक उपयोगी है। कैसे पता लगेगा? मैंने कहा कोई एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा। कौन से एक्सपेरिमेंट से? कौन से एक्सपेरिमेंट से? एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है शबलित पत्ती का प्रयोग। शबलित पत्ती का प्रयोग जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? पत्ती को शबलित कर देते हैं। सर शबलित मतलब इस तरीके से ये पत्ती होती है और इस पत्ती के ऊपर हम क्या कर देते हैं? काले काले कागज से इसको ढक देते हैं। काले रंग के कागज से जब हमने इसको ढक दिया तो इसके ऊपर क्या नहीं पड़ा सर? प्रकाश नहीं पड़ेगा।
वो जो हरा भाग जो था, ये हरा भाग था, इसके ऊपर हमने क्या डाल दी सर, ब्लैक कलर का कागज लगा दिया। क्या लगा दिया सर, काले रंग का, काले कागज से क्या कर दिया सर, ढक दिया। लिखा हुआ काले कागज से क्या कर दिया सर, ढक दिया। अब ये वाला भाग अगर ढक दिया तो अंदर प्रकाश नहीं जाएगा, अंदर प्रकाश नहीं गया तो भोजन का निर्माण नहीं हुआ। यानी इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लग रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से यह पता लग रहा है कि भोजन का निर्माण करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या हरा भाग जरूरी है? हाँ। क्या प्रकाश जरूरी है? हाँ। अब जरा सोचिए, जहां पर आपने काला कागज नहीं रखा, वो हरा भाग जो था उस पर प्रकाश पड़ा, हाँ जी, और वहां भोजन बना, हाँ। तो प्रकाश कहां पर पड़ रहा है, हरे भाग पर पड़ रहा है और वहां पर भोजन बन रहा है। यानी इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लग रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से पता यह लग रहा है कि जो हरा भाग होता है उस पर अगर प्रकाश डालोगे तो भोजन बनेगा। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमें किसकी उपयोगिता पता लगी सर, प्रकाश की और हरे भाग की उपयोगिता पता लगी। कसम से मेरे को इतना अजीब लग रहा है कि मैं यही चीज बार बार पिछले 10-15 दिन से बार बार यही रिपीट कर रहा हूं। मैं आपसे सीधा बोल देता, भाई मैं एक चैप्टर नहीं कराऊंगा, तुम सीधा यूट्यूब पर पढ़ोगे और वहां से पढ़कर खत्म करोगे, हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देते। चलो, लेकिन अब क्या करें, मैं बताना भूल गया था। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो शबलित पत्ती जो होती है, उस पत्ती में हम क्या करते हैं, उसको आंशिक रूप से क्या कर देते हैं सर, ढक देते हैं काले कागज से, और ढक देंगे और प्रकाश में रखेंगे, जिससे मंड यानी फूड बनाने का प्रयोग किया होगा। अब इसमें क्या है, स्टार्च के लिए इन पत्तियों में परीक्षण से यह बात प्रकट हुई। क्या बात प्रकट हुई कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश के, पेड़ के केवल हरे भाग में हो रही है। यानी प्रकाश संश्लेषण कहां पर हो रहा है, केवल हरे भाग में हो रहा है, जहां पर क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। यानी दो चीजों की उपयोगिता पता लगती है किसमें, शबलित पत्ती के प्रयोग से। दूसरा प्रयोग है, दूसरा जो प्रयोग है वो है मॉल का प्रयोग। सर ये मॉल का प्रयोग कौन सा होता है, ये है मॉल का प्रयोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉल का प्रयोग या अर्ध पत्ती का प्रयोग। अर्ध पत्ती का जो प्रयोग जो होता है, मॉल का जो प्रयोग होता है, इसमें क्या किया जाता है जरा देखिएगा। आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा, अर्धपर्ण प्रयोग बोला जाता है। अर्धपर्ण का मतलब आधी पत्ती का प्रयोग, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पत्ती का आंशिक भाग जो है परख नली के अंदर रख देते हैं और इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रुई भी रखी होती है। क्या आपने एक जार ले लिया, हाँ सर ये इस तरीके से एक जार ले लिया, उस जार के अंदर आपने क्या डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जल्दी से किसके साथ क्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन कर लेगा सर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कर लेगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करते ही कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी इस जार के अंदर अगर खत्म हो जाएगी तो जरा सोचिए, हमने इस जार के अंदर अगर पत्ती डाल दी, पत्ती का आधा भाग जार के अंदर है, आधा भाग जार के बाहर है, और इसको हमने प्रकाश में रखा, प्रकाश आने दिया, जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म, इस जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गई है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने इस पत्ती को थोड़ी देर ऐसे रखा और फिर बाहर निकाल कर देखा, क्या दिखा कि सर जो हरा भाग जो था, जो बाहर था, उसमें तो हमें स्टार्च मिली, जो अंदर जो भाग था उसके अंदर स्टार्च नहीं थी। इससे क्या पता लगा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए जरूरी है या नहीं है। हाँ जी, क्या इससे यह पता लगा कि भोजन बनाने के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जबकि शेष भाग जो होता है उसको प्रकाश में रहने दिया जाता है। यानी आधा भाग अंदर डाल दिया, आधा भाग बाहर रखा, जो बाहर है वो प्रकाश की उपस्थिति में, जो अंदर था अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हैं। पत्ती का परीक्षण करने के बाद आपको क्या पता लगता है सर, हमको पता लगता है कि पत्ती का जो भाग परख नली में था, यानी परख नली यानी जार के अंदर था, उसमें स्टार्च की पुष्टि नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और वो भाग जो प्रकाश में था यानी बाहर था, उसमें स्टार्च की पुष्टि हुई। क्यों? क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है।
तो भैया कुल मिलाकर हमने यहां पर 2 प्रयोग किए। एक जो था वो कौन सा था सर? एक था हमारा मॉल का प्रयोग। इस मॉल के प्रयोग से किसकी उपयोगिता पता लग रही है सर? कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये वाला जो प्रयोग जो था, शबलित पत्ती का प्रयोग जो था, इससे 2 चीजों की उपयोगिता पता लग रही है, एक हरे भाग की और साथ ही साथ किसकी सर? हरे भाग की और प्रकाश की। क्या ये बात आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक की बात क्लियर है? सर जी आपने बोला था क्लोरोफिल ए होने पर फोटोसिंथेसिस होगा भले ही वह डार्क हो। क्या रुपेंद्र चौधरी एक बार जरा वापस से बताओ, कहना क्या चाह रहे हो? मेरे को प्रॉपरली मेरे पास इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई। रुपेंद्र आपने बताया था कि क्लोरोफिल होने पर मैंने ये बताया था सभी पादपों में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल ए होना चाहिए। ये बोला था कि भले डार्क हो तो फोटोसिंथेसिस होगा। ये बोला था मैंने कि चाहे पूरा दिन भर अंधेरा हो तो फोटोसिंथेसिस होगा, ऐसा बोला था मैंने? या मैंने ये बोला था फोटोसिंथेसिस करने के लिए हर एक प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए होना आवश्यक है? थोड़ा समझा करो क्या बोला जा रहा है रुपेंद्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रारंभिक प्रयोग जो हैं उसमें आपके सबसे पहले कई सारे प्रयोग हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कई सारे प्रयोग किए गए थे, जिसमें सबसे पहले है जोसेफ प्रिस्टले। 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिसमें पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका होती है। क्या कि जो हरे पौधे जो होते हैं अगर उनको वृद्धि करनी है तो उसमें हवा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज करी थी, ये जरूर याद रखना। 1770 में उन्होंने अपना प्रयोग किया था, लेकिन 1774 में उन्होंने ऑक्सीजन की खोज करी थी, याद रखना। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेल जार में, बेल जार क्या होता है? इस तरीके से होता है, ये बेल जार होता है। इस बेल जार के अंदर भैया जलने वाली मोमबत्ती जल्दी बुझ जाती है। इसी प्रकार चूहे को रखा तो चूहा जल्दी ही उसका दम घुट जाता है। अब आप जानते हैं ना ये कैसे हुआ है? क्या मैं इसमें टाइम वेस्ट करूं या फटाफट इसको आगे ले चलूं? ये चीज जानते हैं ना कि ये क्यों बुझ गई, ये क्यों मर गया? सीधी सी बात है, ये श्वसन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, जलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, हवा कैसी हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सारी खत्म हो गई है। इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो सारी खत्म हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये बुझ जाएगी, ये मर जाएगी। यानी इन दोनों ने वायु को क्या कर दिया? अशुद्ध कर दिया। वायु की शुद्धिकरण के लिए यहां पर उन्होंने किसको रखा था सर? पुदीने के पादप को रखा था। पुदीने का पादप क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और इस वायु को क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है। तो मेरे भाई ये सारी की सारी बातें जो है अपन देख चुके। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं बिना फालतू की अनवांटेड चीजें जिनसे ये तुम ऑलरेडी जानते हो, पढ़ते हो। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं वह हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने बेल जार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की, पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिससे सांस लेने वाली प्राणी जलती हुई मोमबत्ती को कम कर देते हैं। यहां से यहां तक की लाइन में क्या चीज समझ में नहीं आई? जरा जल्दी से मुझे बताओ। देखो मैं एक टारगेट दे देता हूं, ऐसे में कराऊंगा, मेरे को पता है यहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चों ने इस चैप्टर का कोई भी लेक्चर नहीं देखा है अभी तक? कोई ऐसा बच्चा जिसने एक भी लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर का? ना ही यूट्यूब पर, ना ही रिकॉर्डेड वाला। कोई ऐसा बच्चा जिसने इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है? कोई है? कोई ऐसा बच्चा है? जरा हाथ खड़ा करके मेरे को बता दीजिए। कोई ऐसा बच्चा ना ही यूट्यूब पर देखा हो और ना ही रिकॉर्डेड लिया हो? कोई ऐसा बच्चा है? यूट्यूब पर भी देख लिया सफिशिएंट है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं यूट्यूब पर देख लिया हो या रिकॉर्डेड देख लिया। कोई ऐसा जिसने दोनों ही नहीं किया हो? कोई ऐसा है जिसने अभी तक एक भी नहीं लिया है? ना रिकॉर्डेड लेक्चर लिया है, ना ही यूट्यूब पर लिया है। तो जिन्होंने ये किया है, आप आज एक काम करेंगे,
आपके लिए दंड यही है दोस्त, आप लोगों का दंड है ये। क्या दंड है आपका? दंड ये है दोस्त कि आज आपने क्या करना है? आज आपने या तो YT से या आरंभ 2 से इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। मैं एक बार आपको बता देता हूं, आरंभ 2 में ये टोटल 4 घंटे में कवर करा दिया मैंने ये चैप्टर। सुन लो पहले एक बार मेरी बात सुन लो पहले मेरी बात सुनो। YT पे भी ऑलमोस्ट 4 घंटे में कवर कराया, आरंभ 2 में भी ये 4 घंटे में कवर कराया, लेकिन आरंभ 2 में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया है। YT में वो फ्लो के साथ नहीं, क्योंकि यहां पर मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था। तो आप दोनों से कवर कर सकते हो, दोनों चीजों से कवर कर सकते हो, कहीं से भी कवर कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है, सुनो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो पहले यहां से कवर करेंगे, और जिन्होंने पढ़ लिया है आज NCERT कवर करेंगे। और NCERT कवर करने के बाद, ये पूरी NCERT पढ़ने के बाद में, ये पूरी की पूरी NCERT पढ़ने के बाद में कल आप आएंगे, क्योंकि कल मेरी क्लास होएगी, कल आप आएंगे और कल आकर मेरे को फोटो भेजेंगे कौन सी NCERT की लाइन की, या जिन्होंने पढ़ लिया मेरे को बता दीजिए अभी के अभी कि सर हमें NCERT की ये लाइन समझ में नहीं आई है। महिमा बता सकती हो आप बेटा? बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो आप। NCERT की कोई सी भी लाइन उठा लीजिए और मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है? डन। देखो मैं यहां से कराता जाऊंगा, मैं अभी यहां पर बोलता जाऊंगा, उसका कोई लॉजिक नहीं होएगा जब तक आप अपने आप NCERT उठाएंगे नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हो? देखो ये तो हो गया प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। ये किसका एक्सपेरिमेंट था? प्रिस्टले का। नेक्स्ट टेक्स्ट बेटा अंकुश तिवारी, जो अगला टेस्ट होएगा उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आना। ऐसे नहीं होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उस मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी, ताकि वह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए हुए मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हो? फालतू की चीज है, यहां पर कुछ नहीं पढ़ना है आपने कि मोमबत्ती जलाओगे मोमबत्ती नहीं जलाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा यहां से यहां सीधा सीधा, क्या कि मोमबत्ती बुझ रही थी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सीजन की खोज किसने करी है? याद रखना जोसेफ प्रिस्टले ने। प्रश्न कहां पर आएगा? यहां से आएगा, भूल मत जाना। ऑक्सीजन की खोज किसने करी है? जोसेफ प्रिस्टले ने। कब? 1774 में। बेलजार एक्सपेरिमेंट किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने। चूहे और मोमबत्ती को साथ में रखकर किसने एक्सपेरिमेंट किया? जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया सर? यहां पर बेलजार एक्सपेरिमेंट में यह बताया कि कहीं ना कहीं जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई और जिंदा चूहा मर गया। उन्होंने किसको खराब कर दिया था? वातावरण को अशुद्ध कर दिया था। वातावरण को शुद्ध करने के लिए जोसेफ प्रिस्टले ने कौन से पौधे का इस्तेमाल किया? पुदीने का इस्तेमाल किया था। याद रखना, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था? पुदीने का इस्तेमाल किया था। कहीं यहां पर पुदीना लिखा हुआ है? पुदीना लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। कौन सा पादप यूज में लिया था? पुदीना लिया था। डन। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। फिर इसके बाद जॉन इंजन हाउस, सर इन्होंने क्या किया? सेम टू सेम यही काम किया, बस इन्होंने एक जलीय पादप लिया। क्या लिया इन्होंने? प्रिस्टले द्वारा बिल्कुल सेम सेटअप का उपयोग किया। इन्होंने क्या लिया? जलीय पादप लिया। और वो जो जलीय पादप जो था, उस जलीय पादप को दिन में रखा, रात में रखा। अंधेरे में जब रखा तो ऑक्सीजन नहीं निकली, और उजाले में रखा तो ऑक्सीजन कहां से निकली? हरे भाग से निकली थी। ऑक्सीजन कहां से निकली थी सर? हरे भाग से निकली थी। छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे थे, किससे? हरे भाग से। ये आप यहां से देख सकते हैं। स्लाइड यहां पर है मेरे पास। कहां पर है? इधर। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये जोसेफ प्रिस्टले थे। एक अंधेरे में रखा, एक उजाले में रखा। प्लांट का नाम था हाइड्रेला। जब इन्होंने उजाले में रखा तो यहां पर जो हरे भाग है, यहां से क्या निकल रहे थे सर? बुलबुले निकल रहे थे। उन बुलबुलों में क्या पाई गई सर? ऑक्सीजन पाई गई। यानी इससे क्या पता लगा कि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन निकलती है। और कहां से निकलती है? हरे भाग से निकलती है। ये किसने बताया? जॉन इंजन हाउस ने बताया। नेक्स्ट, यहां तक की बात।
ये सारी चीज मैं करा चुका हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं भी थक चुका हूं। ये चीज तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैं इरिटेट हो चुका हूं, इसको पढ़ाते पढ़ाते पागल हो चुका हूं, ये फोटोसिंथेसिस बार बार कराते कराते, इसलिए बोल रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर जिसको जो चीज समझ में नहीं आई है वो मैं क्लियर कर देता हूं। सर कौन सी चीज समझ में नहीं आई है? सर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे? बिल्कुल करा दूंगा बेटा, मेरे पास सारे क्वेश्चंस रखे हैं। एक बार आप जो है अपनी तरफ से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, और जो चीज आपको समझ में नहीं आई है वो मेरे से एक बार पूछ लो कि सर हमको ये चार्ट समझ में नहीं आया, मैं ये बता दूंगा। सर हमको ये वाला चार्ट समझ में नहीं आया, मैं ये वाला चार्ट बता दूंगा। इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें बता रखा है कि भैया 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एक कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, इनका रंग आपने याद रखना है, रंग याद रखना है। क्लोरोफिल ए का रंग कैसा होता है? नीला। क्लोरोफिल बी का हरा, कैरोटीनॉइड्स का पीला या नारंगी होता है। ये मैक्सिमम कौन सी कलर की लाइट को अवशोषित कर रहे हैं? सर ये वाला कलर जो होता है ये हमारा कैसा होता है? ब्लू होता है। नेक्स्ट ये वाला कैसा होता है? ग्रीन होता है। नेक्स्ट ये वाला कौन सा होता है? रेड होता है। मैक्सिमम अवशोषण किसमें होता है? ब्लू में, मिनिमम ग्रीन में, फिर उसके बाद रेड में। ये हो गया क्या? अवशोषण। ये क्लोरोफिल ए जो है मैक्सिमम कहां पर काम कर रहा है? सर ब्लू और रेड में काम कर रहा है। मिनिमम किसमें? ग्रीन में। और यहीं पर ये इसका काम भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो चित्र है वो बता रहा है किसका? काम करने के स्पेक्ट्रम को। ये वाला चित्र बता रहा है अवशोषण के स्पेक्ट्रम को, कि इस लाइट को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित किया, और यहां पर इस लाइट में ज्यादा से ज्यादा काम कहां ज्यादा हुआ? सर ब्लू में और रेड में। मिनिमम कहां हुआ? सर ग्रीन में। तो अवशोषण का स्पेक्ट्रम और क्रियात्मक स्पेक्ट्रम दोनों एक दूसरे पर क्या है? अति व्यापित है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं, कि जिस लाइट में मैक्सिमम अवशोषण उसी लाइट में मैक्सिमम काम। दिख रहा है? जिस लाइट में मैक्सिमम अवशोषण उसी लाइट में मैक्सिमम काम, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ये थी ये वाली चीज। और कौन सा डायग्राम समझ में नहीं आया भैया तुमको? 11.6 का डायग्राम, ये चीज समझ में आ गई थी? ये चीज क्लियर है? ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया था? कल का लेक्चर देखना, इसलिए बोल रहा हूं। क्वेश्चन भी पूछा था। हाँ जी सर हमको 11.6 समझ में नहीं आया। ये वाला चीज समझ में नहीं आई। ये वाली चीज भैया तूने प्रकाश भेजा, किसके पास भेजा? क्लोरोफिल P700 ग्राही के पास पहुंचा, उन ग्राहियों से होता वापस यहां आ गया। ये कैसी प्रक्रिया है? चक्रीय है कि अचक्रीय है? प्रांजल वैष्णव, यहां से फोटो सिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर ग्राहियों से जाते वापस यहां पर आ गया। ये कैसा है? सर ये चक्रीय अभिक्रिया है कि अचक्रीय है? सर चक्रीय है। तो बस, तो यहां पर कौन सी चीज तुमको समझ में नहीं आई? बताना जरा मेरे को। तुमको जेड स्कीम समझ में नहीं आई है तो जेड स्कीम बता देता हूं। सर जेड स्कीम में क्या होता है? आइए देखिए। ये जेड स्कीम के अंदर इस प्रकार, ये जेड स्कीम के अंदर क्या होता है? सर ये फोटो सिस्टम सेकंड होता है। ये फोटो सिस्टम सेकंड होता है, जिससे क्या निकलता है? सर इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? सर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले क्या पकड़ता है? सर ग्राही पकड़ता है, जिसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के पास आता है कौन? प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है वो इस फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन ले लिया जो यहां से निकला था, किसके पास? प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, प्लास्टोक्यूनॉन बाहर से प्रोटॉन लेता है और बदल जाता है प्लास्टोक्यूनॉन हाइड्रोजन में। प्लास्टोक्यूनॉन हाइड्रोजन जो होता है अनस्टेबल होता है, वापस से प्लास्टोक्यूनॉन में बदलता है, और प्लास्टोक्यूनॉन में जब बदलता है तो इलेक्ट्रॉन आगे निकाल देता है, प्रोटॉन यहां छोड़ देता है। आगे इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ता है? सर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पकड़ता है। ये कौन है? सर वर्णक है। ये कौन है? ग्राही है। यहां से फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? सर प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। और फिर प्लास्टोसाइनिन से क्या होएगा? सर अगला जो प्रकाश तंत्र जो होएगा कौन है? सर PS1 जो होता है। इस PS1 से क्या निकलता है? सर इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहां पर जो कमी हो जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। उस कमी को पूरा कौन करता है? गुरु। यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन। तो PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन घूमकर किसके पास जा रहा है? PS1 के पास जा रहा है। PS1 से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? सर
FRS के पास जाता है। FRS कौन होता है? फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इससे कौन जुड़ा होता है? FD। FD से कौन जुड़ा हुआ है? एक एंजाइम जिसका नाम है FNR, जिसको हम फ्लेवोप्रोटीन या फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, ये इसके पास कौन है सर? इलेक्ट्रॉन है। बाहर स्ट्रोमा में कौन है? प्रोटॉन है। और कौन है सर? NADP है। NADP का अगर मुझे रिडक्शन करना है तो NADP को प्रोटॉन दे दूं, NADP को इलेक्ट्रॉन दे दूं, ये रिड्यूस्ड होकर किस में बदल जाएगी सर? NADPH में बदल जाएगी। ये काम कौन कर रहा है सर? FNR कर रहा है। लो जी, NADPH बना दी। तो ये कैसी प्रक्रिया है सर? ये इस तरीके से जिगजैग प्रक्रिया है कि फोटो सिस्टम सेकंड जो था, PS सेकंड जो था, यहां से ग्राही ने लिया, यहां से फिर PS1 के पास पहुंचा और PS1 से फिर यहां पर फाइनली NADPH का निर्माण हो गया। तो ये जो स्कीम जो हो रही है, इस स्कीम को जिगजैग स्कीम बोला जाता है। और जिगजैग कोई चीज होती है तो उसके लिए वर्ड जो यूज में लिया जाता है वो Z लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिगजैग को हम इंग्लिश में ZIZAG बोलते हैं। दोनों में Z वर्ड आ रहा है, इसलिए हम इस स्कीम को क्या बोलते हैं? Z स्कीम बोलते हैं। ये थी आपकी कौन सी? अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया। अब सर यहां पर प्रोटॉन इस प्रक्रिया में इस स्टेप से यहां कम हो गए, यहां बढ़ गए। मैंने कहा ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी तो उस कमी को तोड़ने के लिए आपने जल को तोड़ा। जल को तोड़ेंगे तो प्रोटॉन यहां निकलेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगी। उस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर भेज दिया कमी को पूरा करने के लिए। और क्या निकलेगी सर? ऑक्सीजन निकलेगी। खत्म खल्लास। प्रोटॉन यहां पर बढ़ा दिया जल के अपघटन से। साथ ही साथ ये NADPH बनाने के लिए आपने प्रोटॉन को यहां से ले लिया। तो 3 ऐसी स्टेप है जहां पर प्रोटॉन जो है वो कम हो रहा है, स्ट्रोमा में और ल्यूमन में बढ़ रहा था, यहां बढ़ जाएगा, बाहर कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन की प्रवणता पैदा हो जाएगी। और प्रोटॉन की प्रवणता अगर पैदा हो गई तो सीधी सी बात है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? प्रोटॉन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। अब हायर कंसंट्रेशन यहां है, लोअर कंसंट्रेशन में जाने के लिए यहां पर कौन होता है सर? यहां पर लोअर कंसंट्रेशन में जाने के लिए यहां पर एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है F0 F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल के अंदर एंजाइम है जिसका नाम है ATPase, जो ATP का निर्माण करता है। ये थी हमारी अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया। चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है? बहुत सीधी सी बात होती है। चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है मेरे भाई? यस मेरे भाई, शुक्र जनन किसके द्वारा प्रेरित होता है? MSH, ACTH, HCG। हाँ जी, क्या बताऊं मुस्सू, बताओ मुस्सू, क्या बताऊं इसमें मैं तुमको? सर इस क्वेश्चन में क्या बताऊं? शुक्र जनन कराने के लिए क्या आपको FSH की जरूरत है कि MSH की जरूरत है कि ACTH की जरूरत है कि HCG की जरूरत है? बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है? मुस्सू जल्दी से मुझे बताओ। शुक्र जनन कराना है, शुक्राणु का निर्माण कराना है, तो उसके लिए HCG, ACTH, MSH या FSH? सर LH होना चाहिए था ना सर, LH होना चाहिए था, FSH कैसे हो गया? मुस्सू जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपने सच्ची सच्ची मुझे बताना, क्या आपने लेक्चर ले लिए हैं इस बैच में? आपने आरंभ, आपके पास में बैच है, क्या आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर लिए हैं? सच्ची सच्ची बताना, क्या आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर लिए हैं? क्या आपने शुक्र जनन प्रक्रिया जब मैंने कराई थी तो आपने लिए हैं? नाम का मत बोल लिए हैं, क्योंकि तूने नहीं लिए प्रॉपरली। सच्ची बता रहा हूं, तूने नहीं लिए। तो भोंदू लाल है, तूने नहीं लिए। क्यों सर? LH होना। सर LH कराता है ना लेडिक कोशिका से, लेडिक कोशिका से टेस्टोस्टेरोन निकालता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है शुक्र जनन की प्रक्रिया को करवाता है। भोंदू लाल जरा एक बार NCERT पढ़ना ध्यान से, और NCERT लाइन बाय लाइन भी कराई थी। आपका FSH सर्टोली कोशिका पर जाता है और सर्टोली कोशिका को प्रेरित करता है पोषण देने के लिए। पोषण किसको दिया जाएगा? शुक्र जनन निर्माण में शुक्राणुओं को पोषण दिया जाएगा। याद आ रहा है आपको? आपको याद आ रहा है? शुक्र जनन प्रक्रिया में 2 भाग होते हैं, एक होता है शुक्राणु प्रसूजनन और एक होता है शुक्राणु प्रसूजनन और एक होता है शुक्राणु जनन, जिसको हमने स्पर्मियोजेनेसिस बोला था। स्पर्मियोजेनेसिस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? FSH था।
सर केल्विन साइकिल बता, हाँ केल्विन साइकिल मैं आपको बता देता हूं बेटा। ये देखिए केल्विन साइकिल की बात करते हैं। देखो केल्विन साइकिल में सबसे पहली चीज है, देखो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड को बदलना है किसमें, ग्लूकोज में, है ना, बदलना है। हाँ सर। अब सबसे पहला हमने क्या किया सर, सबसे पहला स्टेप था हमारा कार्बोक्सिलेशन, जो मैंने आज आपको बताया। सर कार्बोक्सिलेशन में हम क्या करते हैं सर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली, मैंने कल ले ली। 6 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड में 6 कार्बन। ओके सर। अब हम इसको एक ग्राही के साथ जोड़ते हैं जिसका नाम होता है RUBP, जिसके अंदर कितने होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। और इसके हम कितने अणु लेते हैं सर, 6 अणु लेते हैं। तो टोटल कितने कार्बन हो गए सर, यहां पर 6 कार्बन। एक RUBP जो होता है वो 5 कार्बन का होता है, तो 6 अणु लेंगे तो कितने कार्बन सर, 30 कार्बन। यहां पर हम पहला स्थायी उत्पाद बनाते हैं, और वो जो पहला स्थायी उत्पाद जो होता है उसका नाम होता है 3PGA, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। और इसके कितने अणु बनेंगे आप जरा सोचिए, 30 और 6 36 कार्बन, ये 3 कार्बन का कितने अणु लूंगा सर, 12 अणु लूंगा, तभी तो 36 कार्बन होंगे। लगा दिमाग। अरे भैया ये 6 अणु, एक अणु 5 कार्बन का, तो 6 अणु 30 कार्बन के। 6 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन, 6 कार्बन, टोटल मिलाकर 36 कार्बन। जो पहला स्थायी उत्पाद बन रहा है वो 3 कार्बन का। अब तेरे को यहां पर 36 कार्बन अगर करने हैं, एक अणु 3 कार्बन का है, तो 12 अणु 36 कार्बन, तो कितने अणु बनेंगे सर, 12 अणु बनेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है कार्बोक्सिलेशन। इसमें कोई ATP, कोई NADPH खर्च नहीं होता है, कोई खर्च नहीं होता है। फाइनली तेरे पास क्या आ गया सर, हमारे पास 12 अणु आ चुके हैं किसके, 3PGA के। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है रिडक्शन। अब सर रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन को समझने के लिए आपको ग्लाइकोलाइसिस समझना पड़ेगा। सर ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है सर, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है जरा वो देखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज को मैं बदल रहा हूं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मुझे बताना है ग्लूकोज के अंदर कितनी कार्बन है सर, 6 कार्बन है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितनी होंगी, 6 ही तो होंगी, क्योंकि आप ग्लूकोज के 6ठे कार्बन पर एक फॉस्फेट जोड़ रहे हो, तो क्या कार्बन की संख्या चेंज हो जाएगी। सोचो ग्लूकोज C6H12O6, कितने कार्बन है, 6। 6ठे कार्बन पर तूने एक फॉस्फेट जोड़ दी, तो कार्बन तो 6 ही रह गई ना। हाँ सर। अब ग्लूकोज को आपने इस ग्लूकोज के एक आइसोमर में बदला, और उस आइसोमर का नाम है ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या नाम है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जिसमें कितनी कार्बन सर, 6 कार्बन। कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फिर आपने बदला फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, या बिसफॉस्फेट भी लिखा जाता है। अब यहां पर भी कितनी कार्बन, 6 कार्बन। अरे भैया देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे का आइसोमर होते हैं, ग्लूकोज भी C6H12O6, ये भी C6H12O6। अब यहां पर आपने 6ठे पोजीशन पर फॉस्फेट था, यहां 6ठे पोजीशन पर फॉस्फेट था। इसी फ्रक्टोज में पहले और 6ठे दोनों पर फॉस्फेट लगा दिया, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब आप मुझे बताएंगे यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब ये फ्रक्टोज जो है ये बदलता है किसमें, 2 अणुओं में। एक का नाम होता है DHAP, जो 3 कार्बन का होता है, और एक बदलता है ये 3PGAL में, ये भी 3 कार्बन का होता है। अरे भैया इसके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन। आपने 3 कार्बन का DHAP बना दिया, 3 कार्बन का आपने 3PGAL बना दिया, डन। 3 कार्बन बराबर हो गया 6 कार्बन। लेकिन ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। कौन, DHAP। ये DHAP कन्वर्ट होता है 3PGAL में। अब DHAP अगर 3PGAL में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3PGAL के कितने अणु हो जाएंगे सर, 3PGAL के हमारे पास 2 अणु हो जाएंगे, किसके, 3PGAL के। कितने अणु हो जाएंगे भाई, एक 3PGAL था, एक DHAP था। DHAP अगर 3PGAL में कन्वर्ट हो गया, तो 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल्स सर, 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स 3PGAल के हैं, ये कन्वर्ट होते हैं सर, ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल किसके, 1,3 बाई PGA में।
ये कौन है सर? एल्डिहाइड। ये कौन है? एसिड। इसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी एल्डिहाइड से क्या बनाया आपने? एसिड बनाया है। नेक्स्ट, अब ये जो 1,3 बाई पीजीए जो है ये कन्वर्ट होता है, सोचो पीजीए कौन है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें आपने ग्लिसरिक एसिड की पहले और तीसरे कार्बन पर 2 फॉस्फेट लगा दिए। अब पहले कार्बन से अगर हटा दूं तो केवल तीसरे पर रह जाएंगे, तो क्या कहलाएगा? 3PGA। इसके भी कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे। 3PGA से क्या सर? तीसरे कार्बन पर जो फॉस्फेट थी उसको उठाकर मैंने दूसरे कार्बन पर लगा दिया, तो क्या बोलूंगा? 2PGA। इसके भी कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। इस 2PGA से हमने एक इनॉल कंपाउंड बनाया जिसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। उसके 2 मॉलिक्यूल है। ये बहुत अच्छे से चीज समझाइए। पता है कौन से चैप्टर में? पादपों में श्वसन में। आपको पता है पादपों में श्वसन आरंभ 2 में बताया गया और वहां पर बहुत अच्छे से ये सारी चीज एक्सप्लेन करिए। कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस की। ये पीईपी कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुविक एसिड में। ये जो पायरुविक एसिड है इसके कितने अणु बनेंगे सर? 2 अणु बनेंगे। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। इस दीपक मीणा को क्लास से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट जरा देखिएगा, यहां तक की बात सुन ली। अब जरा सोचिए, जिसने भी पूछा था केल्विन चक्र में, केल्विन चक्र में आपने 12 अणु बनाए हैं किसके? 3PGA के। 3PGA आपको दिखाई दे रहा है? ये रहा। अगर मैं इस प्रक्रिया को यहां से उल्टा कर दूं, उल्टा उल्टा उल्टा, यहां से उल्टा 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 उल्टा, मेरे पास ग्लूकोज बन जाएगा। हाँ, तो अगर इस स्टेप से मैं उल्टा ले जाऊं, ग्लूकोज बन जाएगा। हाँ, आपको क्या करना था? ग्लूकोज बनाना था। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 RuBP के साथ आपने 12 अणु बना दिए किसके? 3PGA के। अब अगर ये मेरे पास 3PGA यहां पर बना है, इस 3PGA से अगर मैं इस प्रक्रिया को उल्टा कर दूं, रिड्यूस्ड कर दूं, रिडक्शन कर दूं, तो क्या बन जाएगा सर? ग्लूकोज बन जाएगा। मैंने कहा आइए कर देते हैं। तो सेकंड जो स्टेप जो होता है कार्बोक्सिलेशन के बाद, उसका नाम होता है रिडक्शन। बेटा इंग्लिश में इसको ना ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल क्यों बोला होगा? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है जरा देखिएगा। आपके पास 3PGA है, क्या 3PGA से तू 1,3 बाई PGA बना सकता है? 1,3 बाई PGA बना सकता है। ध्यान से सुनना जिसको सुनना है। 1,3 बाई PGA से 3PGL बना सकता है। 1,3 बाई PGA से 3PGL बना सकता है। हाँ सर, क्या ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है? इसलिए बता रहा हूं, नहीं आता। 3PGL से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना सकता है। 3PGAL से 2 अणु हैं इसके, 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 और 3PGL के 2 अणुओं से तो क्या बनाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। कितने अणु होंगे? 1 अणु होएगा। क्यों? दिमाग लगा। 3PGL जो है वो 3 कार्बन का है और तेरे पास 2 अणु है, टोटल 6 कार्बन। हाँ, उससे तू जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाएगा तो फ्रक्टोज में तो ऑलरेडी 6 कार्बन है, तो 1 अणु बनेगा। इधर देख, यहां देख, ये 3PGL के कितने अणु हैं? 2 हैं। कैसे हुए थे? 2। DHAP 3PGL में कन्वर्ट हुआ था, 2 अणु बने थे। अब इस 3PGL से अगर तेरे को फ्रक्टोज बनाना है तो 2 अणु हैं इसके, तो फ्रक्टोज का कितना है गुरु? 1 ही तो अणु है। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का 1 है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 1 है, ग्लूकोज का कितना है? 1 है। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भैया यहां 2 मॉलिक्यूल है, यहां 1 मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, तो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 6 कार्बन वाला 1 होएगा कि नहीं होएगा? डन। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या बनाएंगे? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। अब इधर देखिएगा, जरा ध्यान से सुनना। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर केल्विन चक्र वाला, ये चीज मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़ाई है, इसीलिए मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाता, ये चीज समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ाई थी यूट्यूब पर। इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपने इस अभिक्रिया को जब किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा ग्लूकोज। मेरे भाई मुझे एक ग्लूकोज बनाने के लिए, बेटा क्लास में बच्चे हैं या सिर्फ दीपक मीणा के ही कॉपी पेस्ट हुआ जा रहा है, कोई मुझे बताएगा? क्या इस क्लास में कोई बच्चा है या सिर्फ दीपक मीणा कॉपी पेस्ट किए जा रहा है? चलिए जी, मुझे एक ग्लूकोज बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल की जरूरत थी 3PGA की, थी ना? अब मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, आपके पास कितने मॉलिक्यूल है? 12 है। आपने कार्बोक्सिलेशन में 12 अणु बनाए 3PGA के। तो अगर मैं यहां पर 12 करूं, ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं 2 है, अगर मैं यहां पर 12 करूं तो ये भी 12, ये 12 तो ये 12, ये 12 तो ये 6 हो जाएंगे। अरे कॉमन सेंस लगा, दिमाग लगा। ये 2 था तो ये भी 2, ये 2 था, ये 2, ये 2 था, ये 1 था, यानी 2 का आधा हो गया। तो अगर तेरे पास 12 अणु है 3PGA के, तो 12 अणु 13/PGA, 12 अणु 13/PGA, 12 अणु 3PGL, 12 अणु 3PGL, तो 6 अणु बनेंगे किसके? फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। 6 फ्रक्टोज 1,6-5-फॉस्फेट, तो 6 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, 6 अणु फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के, तो 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से तो 6 ग्लूकोज बनेगी। उड़ी बाबा, ये क्या हुआ? हमने तो 6 ग्लूकोज बना दी, हमें कितनी ग्लूकोज बनानी थी? सर हमें तो 1 ग्लूकोज बनानी थी, ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई है। कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इधर देख। इस स्टेप में बस इतना सा याद रखना है, क्या ये वाली जो स्टेप जो थी ना, इसको हमें थोड़ा सा वापस से देखना पड़ेगा। कौन सा? ये वाली जो स्टेप जो थी, इसमें बस थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी सर? बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। कैसे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी जरा देखिएगा। आपने 6 फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बना दिए, हां सर। सॉरी, 6 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना दिए, हां सर। अब ये जो 6 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है ना, इन 6 में से केवल 1 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बदलती है 1 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। सर बाकी की 5 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का क्या हुआ? मैंने कहा वेट अभी बता रहा हूं। तेरे पास टोटल कितनी बनी सर? 6 मॉलिक्यूल किसके? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। 6 ना? हाँ, उन 6 अणु हैं किसके? 6 मॉलिक्यूल से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के, जिसमें से केवल तूने 1 मॉलिक्यूल को, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के 1 मॉलिक्यूल को बदला ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब तेरे पास 1 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बदलेगा किसमें? 1 ग्लूकोज में। तो तेरे को 1 ग्लूकोज चाहिए था, मिल गया। लेकिन सर हमारे पास ये बच गया ना, इसका क्या करेंगे? ये जो 5 अणु बच गए हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के, इसका क्या करेंगे? तो मेरे भाई 5 अणु तेरे पास बच गए हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के। जल्दी से सोच, फ्रक्टोज कौन सी शर्करा? हेक्सोज। 6 कार्बन की होती है। तेरे पास कितने अणु हैं सर? 5 अणु हैं। टोटल कार्बन कितने? 30 कार्बन हो गए। हाँ सर। टोटल कार्बन कितने? 30 है। मेरे भाई तो ये पहले स्टेप में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जो 6 अणु जोड़ रहा था RUBP का, ये कहां से आएंगे? तो बेटा ये जो 5 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो होते हैं, ये एक पथ के दौरान बनाते हैं RUBP। किसका निर्माण करते हैं? RUBP। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा। जैव अणु चैप्टर तूने पढ़ा है प्रांजल, जल्दी से सोच। फ्रक्टोज एक हेक्सोज शर्करा है, RUBP एक पेंटोज शर्करा है। RUBP एक पेंटोज शर्करा यानी 5 कार्बन की शर्करा है। मुझे बता, अगर तेरे पास 6 कार्बन की शर्करा जिसके 5 अणु हैं, उससे तुझे 5 कार्बन की शर्करा बनानी है, तो तू कितने अणु बनाएगा इसके? 6 कार्बन का है फ्रक्टोज, तेरे पास 5 मॉलिक्यूल है, इससे तू 5 कार्बन का शर्करा बना रहा है, तो कितने अणु बनेंगे? कितने बनेंगे? 6। सीधी सी बात है। 5 6 30 कार्बन। इतना सा तो पूछ रहा हूं मैं, इतनी सी बात तो पूछ रहा हूं। अरे इतनी सी तो बात पूछ रहा हूं।
अरे मेरे भाई, एक फ्रक्टोज 6 कार्बन का, तेरे पास 5 कार्बन बच गई थी यहां पर। एक फ्रक्टोज 6 कार्बन का, तेरे पास 5 मॉलिक्यूल बचे हैं फ्रक्टोज के, है ना। एक में अगर 6 कार्बन है तो 5 में 30 कार्बन। अब इससे तो अगर आरयूबीपी बना रहा है, एक आरयूबीपी में 5 कार्बन है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? इतनी सी तो बात कह रहा था, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, तभी तो कितना होएगा? 30 कार्बन बैलेंस होएगा। इतनी सी बात थी। अब जरा सोच, कितने आरयूबीपी बना दिए सर? 6 आरयूबीपी। ये 6 आरयूबीपी का क्या होएगा? ये 6 आरयूबीपी फिर कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेंगे, फिर 12 अणु बनेंगे किसके? 3पीजीए के। फिर ये जो 12 अणु जो 3पीजीए के बनेंगे, ये 12 अणु 3पीजीए से, 12 अणु 13/पीजीए, 12 अणु 13/पीजीए, 12 अणु 3पीजीएल, 12 अणु 3पीजीएल से फ्रक्टोज के 6 अणु 16-बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज के 16-बाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के 6 अणु, 6 में से केवल एक जो होएगा आगे चलकर ग्लूकोज बनाएगा, बाकी 5 जो होंगे वो क्या बनाएंगे सर? आरयूबीपी का फिर से निर्माण करेंगे। क्या इस प्रक्रिया को मैं रीजनरेशन बोलूं या नहीं? यस सर, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आरयूबीपी का रीजनरेशन, आरयूबीपी का पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। और मेरे भाई, इस प्रक्रिया में खर्च होती हैं क्या? 6 एटीपी। कितनी एटीपी खर्च होती है? 6 एटीपी खर्च होती है। और इस प्रक्रिया में, जिसको हमने बोला है रिडक्शन, इस प्रक्रिया में आपके 12 एटीपी और 12 एनएडीपीएच खर्च होते हैं। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। बताओ, आज की क्लास में ये चीज पढ़ाई थी। ये मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं लिटरली बोल रहा हूं। किस में नहीं पढ़ाया? यूट्यूब पर। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ये चीज हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखी हुई नहीं है। हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्टली यहां से सीधा पहुंचाया गया है, यहां पर। कहां पर? इधर। और यहां से सीधा पहुंचाया गया है यहां पर। इसीलिए समझ में नहीं आता, इसीलिए ये चीज मैंने आपको यहां भी बता दी, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें भी ये चीज बताई है। डन? क्लियर है? पक्का? अभी समझ आ गया? तो अब आप आज क्या करेंगे बेटा? आप आज जो मैंने आपको टास्क दिया है वो करेंगे। और अब आप मुझे एक और चीज बता दीजिए, इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं आपको कल? क्या कल इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहोगे या परसों करना चाहोगे? एक दिन का टाइम लेकर क्या मैं आपको कल फिजिक्स की क्लास लगवा दूं सर की वापस से? बता देना। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहे तो कल इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, चाहे तो सैटरडे को कर लो। अगर सैटरडे को करोगे तो कल मैं आपकी फिजिक्स की क्लास लगवा दूंगा, और अगर कल करोगे तो मैं सैटरडे को फिजिक्स की क्लास लगवा दूंगा सर की, जैसा आप करें। बिल्कुल मोहम्मद अजीम, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं कुछ समय में। धमाधम धमाधम क्वेश्चंस की, बस धमाधम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। राम मिलान, तुम्हारे सजेशन की जरूरत नहीं है। तुम जैसे भोंदुओं के सजेशन की जरूरत नहीं है, जिनको पता नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आशीष सोनी, मैं करवा दूंगा बेटा इसको। हाँ जी, हाँ जी, एक बार मेरे को सर से पूछने दो। सर जो है कल की क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे? मैं आपको बोल भी दूं और सर ना ले पाए कल, तो एक सेकंड वेट करना। एक सेकंड मैं पूछ लेता हूं।
ठीक है, ठीक है, सेल मतलब ये सेल जैसे बायो में भी होता है ना, मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक, ठीक है, ठीक है, सेल बैटरी वाला सेल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके। हाँ जी, ओके। तो कल जो है सर वापस से क्लास ले लेंगे आपकी, कल फिजिक्स की क्लास रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, और वही 6 PM पर होगी। और परसों जो है सैटरडे को मैं आपको इस चैप्टर की फोटोसिंथेसिस के, मैं इसलिए आपको 2 दिन का टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लो। तो सैटरडे को अपन, आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को अपन जो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस के जितने भी फोटोसिंथेसिस के जितने क्वेश्चंस हैं, पुष्पी पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों का शरीर, 3 चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा सैटरडे को, याद रखना। हाँ जी प्रांजल, आप ही के बैच में हो रही है बेटा। सैटरडे को मैं इन 3 चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, संडे को आपका माइनर टेस्ट होएगा, याद रखना। उस टेस्ट में आपके देखो ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो ये जब ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं तो इसको बाद में भी देख सकते हो, अगर संडे के पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसा आपका मन करे। आप बाद में भी कर सकते हैं, आप उस दिन भी कर सकते हैं, लाइव आकर भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मैं सैटरडे को ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आपका कर्तव्य है कि आज आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, दोनों बैचेस से पढ़ेंगे, 2024 से भी पढ़ सकते हैं, 2025 के भी रिकॉर्डेड से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, सारी की सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। सर फिजिक्स की क्लास जो है कल 6 PM पर किस में होगी? सर ये आपके, आज भी मैंने आपको फोन से दिखा दी थी, क्लास दिखाई थी। सर ने क्या पढ़ाया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है। उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी को कल कंटिन्यू करा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, प्लस आपकी सेल जो टॉपिक जो होता है, जो सर से अभी मैंने पूछा है, सेल जिसमें बैटरी वैटरी जो भी अभी वो बता रहे थे, मेरे को पता नहीं है, वो पढ़ाएंगे। बैच में सिड्रा बैच में होएगा। प्रांजल लेटेस्ट क्लास में मेरे को मैथ्स की शो हो रही है, तो बेटा वहां पर बायो सेलेक्ट करो पहले, अपने ऊपर जाकर ना, कॉर्नर में जाकर तुमने मैथ सेलेक्ट कर रखा है, बायो सेलेक्ट करो। लेटेस्ट क्लासेस में फिजिक्स पर क्लिक करो, फिर वहां पर दिखेगी, ठीक है जी। तो कल अपन नहीं मिलेंगे, अपन मिलेंगे अब सीधा सैटरडे को, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल फिजिक्स की क्लास होगी, सर का मैंने आपको बता दिया है। परसों आऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। बाकी 2 दिन जो है मैं आपको 12 बजे मिलूंगा, यूट्यूब पर भी मिलूंगा, ऐप पर भी मिलूंगा 12 बजे। 12 बजे वाली क्लास में हम, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, चाहो तो लो चाहे तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कौन सा? शरीर द्रव्य और परिसंचरण, शरीर द्रव्य और परिसंचरण, शरीर द्रव्य और परिसंचरण, ठीक है जी। बेटा ऑल टेस्ट की पीडीएफ देखो मेरे पास है मोहम्मद अजीम, लेकिन मैं उसको जब जोड़ रहा हूं तो वो लगभग 140 MB की है। 140 MB की मैं पीडीएफ की फाइल कैसे करूंगा? तो 2 टेस्ट में आपको दे चुका हूं, 18 और 19 में दे चुका हूं, उससे पहले वाले 2-3 इस तरीके से दे सकता हूं। ठीक, डन। चलो जी, मिलते हैं कल नहीं सॉरी परसों, कल 12 बजे मिल लेंगे। अगर जिसको पढ़ना है वो आ सकता है। शरीर द्रव्य परिसंचरण 1 शॉट में या 2 पार्ट में करेंगे, उसको भी आपने पढ़ लिया। टाइम वेस्ट मत करिएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा। अपना पेपर की तैयारी कर लीजिएगा, पेपर की तैयारी जो संडे को होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, पेपर की तैयारी करिएगा। बाय बाय बच्चों।